हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट का एग्जाम आप पहली बार में ही कैसे क्लियर करें। मैंने भी कैसे किया, मेरा एग्जाम मतलब मैंने क्या क्या पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे, जो जुलाई या अगस्त में आपका होने वाला है, या फिर जो लोग असफल हुए हैं, दोनों के ही लिए हम बताएंगे कि आपको क्या रणनीति अपनानी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सीटेट का एग्जाम आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हो, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। मैंने क्या क्या फॉलो किया, किस तरीके से सीटेट में आपके मतलब 110 प्लस नंबर आए, तो इस सब पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट होता है आपका कि आपको अपना सिलेबस नहीं पता होता। जो भी विद्यार्थी, ठीक है, या अभ्यर्थी हैं आप, तो जो भी फेल होते हैं, तो सबसे मेन कारण आपका होता है सिलेबस का। हमको सिलेबस नहीं पता होता है। आपको अपना सिलेबस एक एक लाइन पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। मैंने भी यही गलती की थी। पहली बार सीटेट मेरा भी मतलब क्लियर नहीं हुआ था, मैं भी फेल हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको अपना सिलेबस देखना है। अब बात करते हैं इतना जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे कैंडिडेट आप में से, या फिर जो भी असफल हुए हैं छात्र, तो आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो इसे, और आपको प्रत्येक चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। मेन चीज़ होती है आपकी भाषा की। ठीक है, भाषा। तो भाषा में क्या करते हैं कि भाषा में हम फर्स्ट भाषा अगर आप हिंदी लेते हो, तो आपको सेकंड भाषा, ठीक है, अपने भाषा फर्स्ट में हिंदी ली है, तो आपको सेकंड भाषा में हमेशा संस्कृत ही लेना है। चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं या पेपर सेकंड, आपको सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत ही लेनी है। अब आपको होगी संस्कृत ही क्यों लेनी है, इसलिए लेनी है आप इंग्लिश ना लेके। ठीक है, आप इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें ग्रामर बेस्ड कुछ भी नहीं आता है। आपके पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों को आप सॉल्व करते हो। भाषा के अंदर आपके दो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ से आपको प्रश्न छांटने होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पेडागोजी पर आधारित प्रश्न होते हैं। और जब बात हम हिंदी मीडियम के होते हैं, हिंदी भाषा हमारी होती है, तो फिर इंग्लिश में हमें थोड़ा पेडागोजी के प्रश्नों को समझने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ हम मतलब ये नंबर हम अच्छे नहीं ला पाते हैं। तो मैं तो हमेशा सलाह दूंगी कि आप संस्कृत का ही चयन करें। अगर आप किसी और भाषा से हो, अदर स्टेट से हो, तो फिर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और भाषा में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ग्रामर को आप सीटेट की तैयारी के लिए, ठीक है, यूपी टेट या एस टेट आप जो भी तैयारी करते हो, वहाँ आपको ग्रामर अवश्य पढ़नी है। लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट में आपको ग्रामर, ठीक है, यानी आपको व्याकरण, ग्रामर को क्या करना है, इग्नोर करना है। आपके सिर्फ प्रत्यय और उपसर्ग ही पूछे जाते हैं। आपके प्रत्यय और उपसर्ग ही पूछे जाते हैं, और वो भी आपके मात्र 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर के, या कभी कभी आपके 2 ही नंबर के पूछे जाते हैं, 3 नंबर भी हो जाते हैं। 2 या 3 नंबर के आपके ये प्रत्यय और उपसर्ग पूछे जाते हैं, और ये सभी को आता है। नहीं अगर आते हो तो आप वीडियो देख सकते हो, चैनल पर है। तो आपके ये प्रत्यय और उपसर्ग आते हैं। गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न किस तरीके से छाटते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और प्रैक्टिस सेट आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके देख सकते हो। हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने बच्चों को लगवाए हैं, और बच्चे के कमेंट भी आए हैं कि उन्होंने मतलब नंबर अच्छा स्कोर किया है। क्या है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो वहाँ से आपको प्रश्नों को छाटना आता है। पेडागोजी के प्रश्नों पर भी आपकी पकड़ बनती है। और ये प्रश्न आपको ज़्यादा अभी के तुरंत के ही लेने हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र, और इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं सीडीपी की, यानी भाषा के आपके आपकी 2 भाषा होती हैं। ठीक है, तो 2 भाषा में आपके नंबर कितने आते हैं, 60। ठीक है, 30-30 नंबर की आपकी 2 भाषाएं हो जाती हैं, और भाषा में आपके 30 में से 50 नंबर आसानी से आ जाते हैं। अब 50 नंबर हमारे आसानी से जब भाषा में ही हो जाएंगे, ठीक है, तो अब मान के चलिए कि आपका, ठीक है, फिर आपके पास कितने नंबर बचेंगे, मात्र आपको 40 नंबर और लेके आने हैं। तो आप समझ रहे हैं सीटेट निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है। हम
अपने मतलब मन में ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम सीटेट पास नहीं कर सकते हैं। आप मान के चलिए भाषा के पोर्शन में आप हिंदी और संस्कृत लीजिएगा, इंग्लिश को इग्नोर करिएगा, ठीक है, इंग्लिश को आप छोड़ दीजिएगा। और इसमें आपके 60 नंबर में से 50 नंबर मैं तो ये कहूँगी कि आपके आसानी से भाषा में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप 50 नहीं ला पाते हो, अगर आप 40 नंबर भी लाते हो, ठीक है, अब 40 नंबर लाते हो तो बाकी के आपको अगर 50 आते हैं तो आपको 40 नंबर और लाने हैं पास करने के लिए। और अगर आपके 40 नंबर आते हैं भाषा में तो फिर आपको मात्र 50 नंबर और लेके आने हैं। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपका ईवीएस हो गया 30 नंबर का। इसके बाद आपका मैथ हो गया 30 नंबर का, और मैथ के बाद आपका सीडीपी, ठीक है, सीडीपी भी आपकी 30 नंबर की। अब पेपर ये फर्स्ट की बात हो रही है, अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो पेपर सेकंड में भी आपके भाषा का पोर्शन सेम 60 नंबर का ही रहता है, यानी इसमें भी आपकी भाषा आपको 60 नंबर की ही मिलती है। अब यहाँ भी आपकी सीडीपी हो गई 30 नंबर की। इसके बाद या तो आपके पास एसएसटी होगी या फिर आपके पास मैथ साइंस, ठीक है, ये आपके पास मैथ साइंस, और ये आपका पोर्शन ये भी आपका 60 नंबर का आता है। फिर इसके बाद आपका इसमें, ठीक है, आपकी सीडीपी हो गई और एसएसटी हो गई और आपकी भाषा हो गई। पेपर सेकंड में आपके इतने ही होते हैं, ठीक है। 2 भाषा हो गई आपका, एक भाषा का सेक्शन यानी 2 भाषा का सेक्शन होता है, और ये भी होता है। और आप भाषा का जो सेक्शन मिलते हैं आपको, उसमें क्या क्या गलतियां करते हो इस पर भी वीडियो बना रखी है। अभी एग्जाम नहीं है, हम आपको फिर से बता देंगे कि पेपर टाइम आपको भाषा की गलती नहीं करनी है। बहुत से बच्चे तो इसे मतलब भाषा पढ़ते भी हैं अच्छे से, लेकिन एग्जाम टाइम उनसे ये गलती हो जाती है और पूरे 30 के 30 नंबर उनके गायब हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखो सीटेट निकालना ज़्यादा कठिन नहीं है, बात हम सबसे पहले फर्स्ट पेपर की करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में आप ईवीएस, मैथ और सीडीपी। ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, ठीक है। अगर आप ये कहो कि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए हम सीटेट पास कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीटेट के पास करने के लिए एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी होगी। एनसीईआरटी की बुक्स मैं तो ये कहूँगी कि आप मैथ भी देख सकते हो, मैथ भी बहुत सिंपल ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है आपके 50-50 नंबर आते हैं, ठीक है। आपके 15 नंबर इसके किसके आएंगे, पेडागोजी पर आधारित आएंगे, और 15 नंबर आपके यानी कंटेंट पर आधारित होते हैं। तो मैथ के लिए भी आप इसमें पेडागोजी पर अपनी पकड़ बनाइएगा, ठीक है। और पेडागोजी की क्लास आप हमारी देख सकते हो। आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अवश्य आने चाहिए, और मैथ की आप पेडागोजी की पकड़ बनाइएगा। इसी तरीके से सीडीपी है, तो सीडीपी में भी आपके पेडागोजी पर ही आधारित प्रश्न सारे आते हैं, और पेडागोजी पर आधारित के अलावा आपके अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी अधिगम अक्षमता होती है, जैसे डिस्लेक्सिया है, आपकी डिस्ग्राफिया है, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो इस पोर्शन को भी आपको सीखना है, अधिगम अक्षमता वाला, ठीक है। फिर आपके कोहल वर्ग और आपके जीन पियाजे, और जीन पियाजे के साथ साथ आपके वाइगोत्स्की, आपके यहाँ से इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप 2-2 प्रश्न मान के चलिए, 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से भी बनेंगे, ठीक है, और 2 यहाँ से भी बनेंगे, 2 यहाँ से भी बनेंगे। तो आपके 10 प्रश्न, ठीक है, 10 प्रश्न तो आपके यहाँ से ही बनते हैं, यानी ये 4 जो है चीज़, ठीक है, 8 ही मैंने लिए हैं, लेकिन कभी कभी आपके प्रश्न ये कमबड़ भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके ये 8 या 10 प्रश्न तो आपके इन तीनों से ही, ये इस 4 टॉपिक से बनते हैं। तो आपको सीडीपी में ये देखना है। बाकी के आपके 20 नंबर बचते हैं, और 20 नंबरों में आपके पेडागोजी पर ही आधारित होते हैं। मात्र आपको इसमें कोई भी रटने की चीज़ नहीं होती है, आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंटों को पहचानना होता है। और निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, ठीक है, तो आप उसको अवश्य देखें, अभी से देखें, उनको नोट कर लें आप, ठीक है। ये आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए। अगर आपकी एक बार पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है तो सीडीपी में मैं तो ये कहती हूँ पूरे आपके 30 नंबर आते हैं, यानी 30 में से 30 आप आराम से लेके आ सकते हो। बात हम ईवीएस की करते हैं। अब ईवीएस में आपको क्या करना है, तो ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, तो आपके 15 नंबर, ठीक है, इसमें ये 50-50 का होता है, तो आपके 15 नंबर पूरे एनसीईआरटी की बुकों से ही पूछे जाते हैं। और बाकी के आपके कभी कभी ये प्रश्न आपके 20 भी हो जाते हैं, ठीक है, 15 से 20 प्रश्न आपके पूरे आपके एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं। और बाकी के आपके जैसे 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी से बनते हैं,
तो फिर बाकी के आपके 15 नंबर या फिर 20 प्रश्न आपके बनते हैं एनसीईआरटी से, तो बाकी के आपके 10 नंबर किस पर, पेडागोजी पर आधारित होते हैं। तो पेडागोजी की क्लासें डेली आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है और विद पेडागोजी के साथ में प्रैक्टिस कराती हूँ। प्रत्येक प्रश्न के एक एक ऑप्शन को मैं बताती हूँ कि ये ऑप्शन आपका सही क्यों होगा और ये ऑप्शन आपका सही क्यों नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको क्या होता है कि प्रश्नों का लेवल पता चलता है। जो हमारा मतलब आपके सीटेट में आप 2012, ठीक है, 2012, 13, 14, 15 यानी आप इनको 18 तक के देख लीजिएगा, ठीक है। तो 18 तक के आप प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो 18 के बाद आपके सीटेट में जो भी इस बार अभी पेपर हुए हैं तो उसमें बहुत चेंजिंग आई है, ठीक है। सिलेबस में चेंजिंग नहीं आई है, लेकिन प्रश्नों को पूछने के तरीके में बहुत बदलाव हुआ है। आपके अभिकथन और कारण, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे कंटेंट को बिल्कुल रट लीजिएगा। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो फिर सीटेट पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं। जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और अभी आपके पास समय भी काफ़ी है। आपका ये जुलाई या अगस्त में ही पेपर होने की संभावना है। तो जुलाई अगस्त में आपका अगर पेपर होगा तो अभी से आपके पास टाइम है। तो मैं ये आपको सलाह दूंगी कि अभी आपका 2024 में हुआ है, ठीक है, 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का और 20 का, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 वर्षों के प्रश्न पत्र जितने भी सीटेट की तरफ से कराए गए हैं, साल में 1 या साल में 2 जितने भी आपके कराए गए हैं, आप उनको पूरा पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के साथ साथ आपको एकदम से पेपर रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप पेपर सॉल्व करके कम से कम एक पेपर को आप 2 बार अवश्य देखें, ठीक है। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने हैं, आपको सीडीपी भी देखनी है अपनी, और इसके साथ साथ आपको ईवीएस भी देखनी है, किस तरीके से कारण कथन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अपना मैथ भी देखना है, ठीक है, भाषा का सेक्शन भी देखना है, जो भी आपने लिया है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत या फिर जो भी आप लेना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य देखनी है, ठीक है। भाषा में ये आपकी 2 हो गए और 3, 4, 5 यानी 5 हो गए। अब बात करते हैं हम पेपर सेकंड की। अब पेपर सेकंड में भी हम चलते हैं। तो पेपर सेकंड में भी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाषा की बात करें तो भाषा में आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। यानी 60 में से मैं तो ये कहूँगी 50 नंबर आसानी से आ जाते हैं। वैसे तो बच्चों के इसमें 60 में से लगभग 55 या 56 के लगभग नंबर आते हैं, ठीक है। यानी 50 से ऊपर ही स्कोर जाता है बच्चों का। लेकिन आप यहाँ तक अवश्य लेके आ सकते हो। सिर्फ क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। इसके बाद सीडीपी आपकी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की एक जैसी ही होती है, ठीक है। और सिर्फ प्रश्नों का थोड़ा लेवल बदल जाता है। तो ये आपको देखना है कि सिर्फ कहाँ आपको देखना है कि प्राथमिक लेवल पर मतलब क्या रूल हैं बच्चों के, और आपके जूनियर लेवल पर, ठीक है, आपके जूनियर लेवल पर। तो थोड़े से ये चीज़ आपको चेंजिंग हो जाती है। तो सिर्फ ये चीज़ आपको देखनी है सीडीपी में। बाकी का सीडीपी आपकी सेम है। वो हलबर्ग, जीन पियाजे, बाइगोस्की और आपके अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न यहाँ भी पूछे जाते हैं और आपके पेपर फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक आप अपने अवश्य क्लियर करें। और मतलब चैनल पर भी आपको सारी क्लासें दी जाएंगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास एसएसटी है, चाहे आपके पास मैथ साइंस है, ठीक है, मैथ साइंस है, तो इसके लिए आपको 6 से 8 तक की, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स अवश्य पढ़नी है। और एनसीईआरटी की अगर आप बुक्स की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में सारी आपको मिल जाएंगी। एसएसटी की क्लासें मैंने दे रखी हैं, मैथ साइंस की क्लासें नहीं दी हैं हमने, और एसएसटी की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये बुकें, ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट में आपको 3 से 5 तक की बुकें अवश्य पढ़नी है। और पेपर सेकंड के लिए आपको 6 से 8 तक की बुकें अवश्य पढ़नी है। और ये बुक आपको कम से कम 2 बार आप इनका रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ सारी पीडीएफ पड़ी हुई है। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो भी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है। अब बात करते हैं मेन पॉइंटों की। तो चलो, मेन पॉइंट हमारे क्या क्या है। तो मेन पॉइंट मैं आपको 5 बताऊंगी। मेन पॉइंट में आपका है, सबसे पहले है आपका सिलेबस। आपको अपना सिलेबस अवश्य पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। आपको ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। और इसके साथ आपको निगेटिव,
और पॉजिटिव पॉइंट अवश्य पता होना चाहिए। अगर आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट नहीं पता है तो आप चाहे सीटेट का कुछ भी कर लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपका सीटेट नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है आपकी एनसीईआरटी और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, ये दोनों चीज़ें आपको अवश्य आनी चाहिए। अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट निकालना आ जाता है, आपको पता होता है कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके नेगेटिव हैं और कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके पॉजिटिव हैं, तो फिर आपकी क्या होती है, आपकी पेडागोजी पर पकड़ बनती है। और एक बार अगर आपकी पेडागोजी पर पकड़ बन गई तो सीटेट में आपके मतलब नंबर 110 प्लस तो अवश्य ही आएंगे। ठीक है, इतने नंबर तो आपके आने ही आने हैं, इससे कम नंबर का कोई चांस नहीं होता है। और पेडागोजी की पकड़ के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, एक तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंटों को देखना है, और सब अगला है आपको प्रीवियस ईयर्स के आपको पेपर अवश्य सॉल्व करने हैं। इससे आपको पेपर सॉल्व करने से आपको प्रश्नों का लेवल पता चलता है, प्रश्न किस तरीके से आयोग पूछता है ये पता चलता है। रिपीटेड प्रश्न बहुत होते हैं, लेकिन क्या है कि उन्हीं प्रश्नों को थोड़ा बदल के घुमा के आयोग पूछता है, तो आप अवश्य करें। और भाषा के लिए भी आप प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओगे, सेम गद्दांश पद्यांश नहीं आते हैं, लेकिन आप प्रश्नों को निकालना सीख जाते हो। तो ये थोड़ी सी आज जानकारी थी, तो जम करके पढ़िए, अभी आपके पास बहुत समय है, अपने आत्मविश्वास को जगाइए। जिन लोगों का भी असफल हुआ है उनको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा असफल हो गया, असफलताएं हमको सिखाती हैं। एक बात और मैं बता दूं कि जिन लोगों का असफल हुआ है, ठीक है, जो लोग भी सीटेट में फेल हो गए हैं, तो उनको मतलब अपना ये देखना है कि किस सब्जेक्ट में, यानी किस विषय में वो फेल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे 5 विषय हैं और आप पाँचों में फेल हो गए होंगे, तो जिस सब्जेक्ट में भी आप फेल हुए हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में भी आप फेल हुए हैं और कहाँ गलती हुई है आपकी, यानी आप पेडागोजी पर आपका विशेष ध्यान नहीं हुआ, या फिर, और कभी कभी क्या होता है कि समय का अभाव होने के साथ साथ हम पूरा पेपर हमें आता है, और लेकिन फिर भी हम सीटेट में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते। तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो मतलब एक टाइम मैनेज करके आप प्रैक्टिस सेट लगाएं कि हमें इतने टाइम में और इतने पेपर को मतलब सॉल्व हमें करना है। अगर आप टाइम मैनेज करके प्रश्नों को सॉल्व करोगे, शुरुआत में आपको ये नहीं करना है। ठीक है, शुरुआत में तो सिर्फ आप प्रैक्टिस लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, लेकिन जो लोग असफल हुए हैं वो अभी टाइम मैनेज करके और प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है और आप जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाते हो। तो टाइम की भी सीटेट में बहुत ज़्यादा वो होती है, क्योंकि सीटेट में आप मतलब प्रश्न इतने बड़े होते हैं, पेडागोजी पर आधारित होते हैं, लगता है सारे ऑप्शन सही है, फिर उनमें आपको छांटना भी होता है, बहुत सारी ऐसी बात नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। तो मैं फिर से आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो लेके आऊँगी कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको अपना आत्मविश्वास अवश्य रखना है, और पूरे धैर्य के साथ, लगन के साथ और अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करिएगा। और देखिए, आपके सीटेट में सिर्फ पास ही नहीं होगा, आपका सीटेट क्लियर भी होगा, और आपको कमर कस के अपनी तैयारी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अगर जब तक आप सीटेट पास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो इसलिए अपने सीटेट को अवश्य क्लियर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।